आइजर और नाइजर का करियर स्कोप क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि आइजर नाइजर से तो हम बीएसएमएस कर रहे हैं जो कि बीएससी एमएससी की तरह ही है, तो इसमें इतनी क्या खास बात है कि हम आइजर नाइजर से करें और इतना टफ एग्जाम उसके लिए क्वालिफाई करें। सो मैं आज आपको पूरा करियर स्कोप बताने वाली हूँ आइजर और नाइजर का। मैं सच बताऊँ, इसके आगे का करियर स्कोप काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अच्छा है अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो तो। देखो, कोई भी आप करियर ऑप्शन चूज कर रहे हो तो वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना। मेरा सिर्फ काम इतना है कि मैं आपको रास्ता बताऊंगी, अगर वो रास्ता आपको पसंद आता है तो आप उसे चूज करो। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी किसी भी कोर्स को चूज करने में। मेरा काम सिर्फ इतना है, मेरा और अनूप सर का सिर्फ काम इतना है कि हम आपको रास्ता बताएं कि देखो ऐसा 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 है, फिर उसमें से आपको पसंद आता तो वो आप चूज करो। सो आज हम लोग आइजर और नाइजर का करियर स्कोप डिस्कस करने वाले हैं। आइजर और नाइजर का कंप्लीट करियर स्कोप बताऊंगी कि क्या क्या इससे आप आगे चल के बन सकते हो। कोर्स के दौरान तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस कोर्स के करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आइजर के लिए भी नाइजर के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आइजर एंड नाइजर, देखो आइजर वर्सेस नाइजर का मैंने वीडियो बना दिया है। आइजर का अनूप सर ने बनाया है, नाइजर का अलग से अनूप सर ने बनाया है। दो लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो अगर आप इनके बारे में जानकारी चाहते हो। फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम करियर स्कोप डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, आइजर और नाइजर एक ऐसी संस्था है जो कि आपको बीएसएमएस का इंटीग्रेटेड कोर्स कराती है। मतलब आपको बीएसएमएस की डिग्री एक साथ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप बीएस कर लो फिर एमएस करना हो, नहीं नहीं नहीं। आप 12th के बाद एग्जाम दोगे, आइजर के लिए आईआईटी एग्जाम, नाइजर के लिए नेस्ट एग्जाम। आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम देने के बाद आपका जब एडमिशन होगा तो 5 साल तक आपको वहीं पढ़ना है और आपको जब डिग्री मिलेगी तो बीएसएमएस इंटीग्रेटेड डिग्री मिलेगी। यानी कि जब आप पास आउट करके निकलोगे तो आप मास्टर्स कहलाओगे, ग्रेजुएशन नहीं, आप मास्टर्स कहलाओगे। बात समझ में आ रही है? सीधे आप मास्टर्स कर ले रहे हो 5 साल में, ठीक है। उसके बीच में आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? सो एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसके बाद मास्टर्स कहलाओगे। और ग्रेजुएशन के बेस पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो या कोई और भी एग्जाम हो या कोई भी जॉब हो जो ग्रेजुएशन के बेस पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे हो रही है, उन सभी के लिए आप एलिजिबल हो। सो आप अगर नॉर्मल बीएससी या एमएससी करने का सोच रहे हो तो उससे अच्छा रहेगा कि आप बीएसएमएस करो, उसके बाद फिर आप जो भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हो वो आप देख सकते हो। वो भी ऑप्शन आपके लिए खुला रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाएगा, ठीक है। सो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री से मान सकते हो और उसके बाद जॉब कर सकते हो। अब यही क्यों मैं बीएसएमएस को क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, तो इसका सबसे बड़ा ये रीजन है कि इससे आप रिसर्च के फील्ड में, साइंटिस्ट की फील्ड में सबसे अव्वल लेवल पे जाते हो। इसमें अगर पैकेज की बात बताऊं तो लास्ट में आते आते आप 1 करोड़ तक पैकेज रख सकते हो। 1 करोड़ तक आपको पैकेज मिलती है इन फॉरेन कंट्रीज। मैं आपको अभी सब डिटेल बताऊंगी, ठीक है। चलो 1 बाय 1 हम डिटेल्स डिस्कस करते हैं क्या क्या इसका करियर स्कोप है। सबसे पहली बात, जैसे ही आपने बीएसएमएस कंप्लीट किया उसके बाद आप फॉरेन में जाके या इंडिया में रह के पीएचडी कर सकते हो। फॉरेन में जाने का ऑप्शन आपको बेहतर मिलेगा अगर आप आइजर में पढ़ रहे हो, क्योंकि आइजर में जब आप पढ़ रहे हो ना तो पढ़ने के दौरान ही रिसर्च करने के लिए आपको फॉरेन भी भेजा जा सकता है। लेकिन नाइजर में ऐसा नहीं होता। नाइजर में आपको जो भी रिसर्च का काम करना है आपको नाइजर में ही रह के करना होगा। लेकिन आइजर आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप चाहो तो बाहर से भी कर सकते हो। और जब आप बाहर से करते हो तो वहाँ के लोगों के आप कांटेक्ट में आते हो, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनके कांटेक्ट में आते हो, अच्छे से काम करते हो तो वहाँ पे जाके आप पीएचडी कर सकते हो। और फॉरेन में पीएचडी का काफ़ी ज़्यादा स्टाइपेंड है। अगर मैं आपको मिनिमम स्टाइपेंड बताऊँ फॉरेन में तो 19 लाख पर एनम मिनिमम है। 19 लाख पर एनम मिनिमम आपको मिलता है, यानी कि 1.5 लाख के लगभग आपकी सैलरी मिनिमम आपको मिलती है, ठीक है, पर मंथ। और अगर सैलरी नहीं, स्टाइपेंड है ये, एक्चुअली आपको पढ़ने के पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ आपका फुल्ली फंडेड पीएचडी से हम कहते हैं, यानी कि वहाँ पढ़ने की आपकी फीस नहीं लगनी है और जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है उसमें से रहने खाने का खर्चा और आपका खुद का खर्चा बचत सब कुछ हो जाएगा। सोचो अगर आप 2 लाख 1.5 लाख कमा रहे हो तो उसमें से 1 लाख भी अगर आप मंथली खर्च कर दे हो तो भी 1 लाख की आपकी बचत है। आप ये भी सोच सकते हो, है ना। मैं जानती हूँ बाहर में रहने का खर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अगर 1 लाख भी खत्म कर दोगे, मान लेते हैं रहने का 40,000 रेंट लग जाएगा, बाकी आप 60,000 खाने में निकाल दो, फिर भी आपका 1 लाख रुपए बचेगा। सो एक तरह से काफी ज्यादा बचत है वहां पे।
सो आप फॉरेन में पीएचडी कर सकते हो। आइजर नाइजर के थ्रू काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉरेन में पीएचडी करने के लिए। लेकिन इसकी मैं बैड साइड भी आपको बताती हूँ, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कर देना अच्छी बात नहीं है। मैं इसकी अच्छाई और बुराई आपको दोनों गिनवाती हूँ। पहले ऑप्शन की अभी हम बात कर रहे हैं कि पीएचडी करने की फॉरेन में, वो भी अभी इंडिया की भी बात करेंगे। तो पीएचडी फॉरेन में करने में मिनिमम आपको 19 लाख तक मिलता है पर एनम, और मैक्सिमम की बात करें तो 1 करोड़ पर एनम तक मिलता है। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं यूएस की, यूएस में 98 लाख तक स्कॉलरशिप मिल रही है, यानी कि 2 लाख कम 1 करोड़ तक आपको स्कॉलरशिप मिल रही है यूएस में। ठीक है, पीएचडी करने के लिए। और अगर आप आइजर नाइजर से करके जाते हो तो आपके चांसेस बनते हैं कि वो लोग आपको एक्सेप्ट करें। आप हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में, एमआईटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, इन सब यूनिवर्सिटी में जाने की अपॉर्चुनिटी पाते हो। अगर आपका साइंस वास्तव में पैशन है, आप रिसर्च में वास्तव में जाना चाहते हो और अच्छे लेवल की रिसर्च करना चाहते हो, तो आइजर नाइजर से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, इंडिया में सबसे बेस्ट आइजर नाइजर ही कहा जाएगा अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं। सिर्फ ये पैसे की बात हो गई। ये लोग आपको मतलब सिर्फ रहने खाने का खर्चा नहीं देते, रिसर्च करने में जितने भी मटेरियल्स लगते हैं वो सब आपको दिए जाते हैं, और आपको अगर अपने रिसर्च करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है। बात समझ में आ रही है? इतना तक इनका लेवल होता है। आप किसी भी लेवल की रिसर्च कर रहे हो, आपके रिसर्च में पैसे लग रहे हैं, जैसे बहुत सारी ऐसे रिसर्च होते हैं जो बहुत मतलब कॉस्टली केमिकल्स उसके लगते हैं, बहुत कॉस्टली मशीन्स लगती हैं, तो ये सब आपको यही लोग प्रोवाइड करेंगे। आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होती है। वो जो पैसा आपको मिल रहा है वो सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, अच्छा सो पीएचडी आप फॉरेन में करोगे तो 1 करोड़ तक स्टाइपेंड है, 19 लाख तो 1 करोड़। और अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो इंडिया में आपको मैक्स टू मैक्स 40,000 या बहुत हो गया तो 70,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाती है पर मंथ। इससे ज़्यादा स्कॉलरशिप इंडिया में नहीं मिलती है। 70,000 भी तब दी जाती है जब आप टॉप 10 रैंक में आते हो। अब फॉरेन में जाने के लिए और इंडिया में रहने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं होगा। कोई भी कोर्स करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन जल्दी आपको नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो ये जो आप पीएचडी का ये जो आप बीएसएमएस का कोर्स कर रहे हो, इसके बाद अगर आपको फॉरेन में जाना है तो आप अगर आइजर में थे और फॉरेन के ऑलरेडी कांटेक्ट में हो आप फॉरेन प्रोफेसर्स के, तो उनको मेल लिख करके आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन वहां जाने के लिए आपको वीजा, पासपोर्ट ये सब तो बनवाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको वहां की लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता है। किसी भी फॉरेन कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हो तो वहां की लैंग्वेज का टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जैसे अगर आप यूएस में जाते हो तो यूएस में इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश के लिए टोफेल एग्जाम होता है, आइलेट्स का एग्जाम होता है। ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। ये सिर्फ इंग्लिश आपके जांचने के लिए कि आपको बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वहां की वो मातृभाषा है। सो जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो वहां के लैंग्वेज का टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा बैरियर होता है फॉरेन में जाने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, वहां के प्रोफेसर्स के कांटेक्ट में आपको रहना पड़ेगा, और वो उसका सबसे अच्छा तरीका है आइजर। आइजर के थ्रू आप फॉरेन के प्रोफेसर्स के कांटेक्ट में रह सकते हो। ठीक है, नाइजर के थ्रू भी रह सकते हो, लेकिन नाइजर में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, आइजर में ज्यादा आसान पड़ेगा फॉरेन लोगों के कांटेक्ट में रहना। ठीक है, सो फॉरेन जाने में एक सबसे बड़ा बैरियर यही है कि आपको वहां की लैंग्वेज का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया में क्या डिफिकल्टी है? इंडिया में ये डिफिकल्टी है कि अगर आप बीएसएमएस कर रहे हो तो पीएचडी में अगर आपको स्टाइपेंड चाहिए, मतलब पीएचडी डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पीएचडी में आपको स्कॉलरशिप चाहिए, स्टाइपेंड चाहिए, आपको मंथली आपको पैसे चाहिए, तो उसके लिए आपको नेट जेआरएफ या फिर डीबीटी जेआरएफ या फिर आपको गेट या फिर आपको कोई भी अदर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करोगे तभी पीएचडी में जाओगे, और ये जो मैंने नाम गिनवाए हैं इन एग्जाम्स के थ्रू आपको लगभग 40,000 तक की स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर आप इन्हीं एग्जाम में टॉप करते हो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें 70,000 आपको दिया जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, सो ये कुछ आपको इंडिया में प्रोसीजर रहती है जो करनी पड़ती है बीएसएमएस के बाद। ठीक, पहला ऑप्शन यही था, ज्यादातर बच्चे इसी ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले में रखा, पीएचडी फॉरेन से या फिर इंडिया से। दोनों का मैंने आपको तरीका भी डिटेल में बता दिया। ठीक, अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन भी कि आप इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट जा सकते हो। इंडस्ट्रीज में बीएसएमएस वालों को डायरेक्ट भी लिया जाता है, क्योंकि बीएसएमएस जो है वो आइजर और नाइजर से आप कर रहे हो तो आपकी रेपुटेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है। सो इंडस्ट्रीज के साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब निकलती है। जैसे अगर मैं बात करूं बार्क की, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क में जो जॉब्स निकलती है, हर साल जॉब निकलती है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी निकलता है, हर साल बार्क में जॉब्स निकलती है साइंटिफिक ऑफिसर
ऑफिसर्स की। और अगर आपने BSMS कर रखा है नाइजर से तो आपको बार्क में कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है। ऐसे ही DAO में यानी कि जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वहां पे आपको डायरेक्ट रिक्रूट किया जाता है इंटरव्यू के बेस पे, अगर आपने नाइजर से पढ़ाई की है। बात समझ में आ रही है? अगर आपने नाइजर से BSMS किया है तो आपका बार्क में और DAO में कोई भी एटॉमिक सेंटर जो कि इंडिया में है उसमें आपको बिना एग्जाम दिए डायरेक्ट आपकी जॉब लगती है। सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू देना होता है और इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस आपको थोड़ा बहुत बातचीत आनी चाहिए, बहुत हो गया तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपने जो कोर्स कर रखा है वो एनफ है आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात, BSMS कोर्स करते वक्त आप गैप नहीं ले सकते। 75% अटेंडेंस यहाँ ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो 75 अटेंडेंस आपको देना पड़ेगा, 75%। आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तभी जाओ, अदरवाइज सिर्फ टाइम पास करके या पैसे देख के जा रहे हो तो मत जाओ। आप इंटरेस्टेड हो, आपको अच्छा लगता है रिसर्च करना, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको साइंस में रुचि है, तभी आप जाओ, ठीक है। अच्छा, सो ये आपका हो गया डायरेक्ट वाली बात, है ना। तो कई लोग इस ऑप्शन के तौर पे भी जाते हैं, बार्क में लोग जाते हैं। और सिमिलरली आप दूसरे इंडस्ट्रीज में भी प्लेसमेंट आपकी लग सकती है डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड। इंडिया में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि रिसर्च एनालिस्ट को लेती हैं। जितनी भी मेकअप इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी कॉस्मेटोलॉजी की इंडस्ट्री है, जितनी भी फार्मेकोलॉजी की इंडस्ट्री है, जितनी भी मेडिकल रिसर्च की इंडस्ट्री है, जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो कोई ना कोई उस पर रिसर्च कर रहा है। जैसे आप कोई क्रीम यूज कर रहे हो तो स्किन केयर एनालिस्ट का जरूरत होता है वहां पे, मतलब स्किन के बारे में जो जानते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट की वहां जरूरत होती है, वहां रिसर्च करने वाले लोगों की जरूरत होती है। कोई भी नया केमिकल कंपाउंड बनाना है वहां लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की। सो साइंटिस्ट की ऐसे जगहों पे जरूरत पड़ती है और इंडस्ट्री लेवल पे अक्सर जॉब वैकेंसीज निकलती रहती हैं, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी। सो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आपके पास आइजर नाइजर की डिग्री है तो वो बहुत ज्यादा मान्य होगी, आपके साथ कोई और खड़ा है तो आपको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। सो इंडस्ट्रीज में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, वैकेंसीज जब भी आ रही हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। ये भी इस कोर्स का बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तीसरे बेनिफिट की बात करते हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हो, आप इसरो, नासा, DRDO, ठीक है, यहाँ पे जाकर भी साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब कर सकते हो। नासा आप जानते हो कितना फेमस सेंटर है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी का सेंटर है। अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो ना, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, हम लोग एस्ट्रोनॉट पे भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि हम लोग का ये गोल है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएं। आप सिर्फ IIT JEE इसी के पीछे मत भागो, आप सब कुछ पता रहे आपको, और उस पता रहने के बाद आपको जो अच्छा लगता है आप चुनो। उसके बाद भी आप JEE नीट चुनते हो तो वो आपका डिसीजन है, अच्छी बात है, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो वो चूज करो। लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे आप JEE और नीट चूज कर रहे हो क्योंकि आपको और कुछ पता नहीं, तो ये गलत है, या आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। आपको सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आप अपना सिलेक्शन करो कि आपको क्या बनना है, ठीक है। सो इसलिए अगर आपको एस्ट्रोनॉट पे भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करना, हम लोग उस पर भी वीडियो बना देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसरो, नासा, DRDO में भी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हो। वैकेंसीज निकलती रहती है, हर साल निकलती है, और आइजर नाइजर वालों को प्राथमिकता भी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, और IIT वालों को भी प्राथमिकता दी जाती है, IISc वालों को भी प्राथमिकता दी जाती है। IISc में भी जाने के लिए आपको आइजर का ही एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, मतलब जैसे कि आप अपनी खुद की कोई इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हो। इंडस्ट्री बहुत बड़ा शब्द हो गया, मैं आपको शांति से बताती हूँ, बहुत पेशेंस के साथ मैं बताती हूँ, क्योंकि करियर स्कोप की बात है और मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनो, पेशेंस के साथ सुनो। देखो, आप प्रेजेंट टाइम में जान रहे होंगे कि पेट्रोल की महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे हमें पेट्रोल की जरूरत ही ना पड़े, उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव हो हमारे पास। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल चल रहे हैं, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन बनाना हर जगह पॉसिबल नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो बैटरीज हैं उनको चार्ज करने में टाइम लगता है। सपोज करो आप किसी व्हीकल से जा रहे हो, अचानक से उसकी बैटरी खत्म हो गई, तो चार्जिंग स्टेशन पे जाके आपको चार्ज करना पड़ रहा है और बहुत समय लग रहा है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। इसी तरह फिर CNG निकाला गया, फिर दूसरे ऑप्शन लिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं सभी ऑप्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ऐसी कोशिश कर रही है कि जैसे पेट्रोल काम करता है सेम टू सेम वैसे काम करने वाला कोई और चीज हमें मिल जाए। तो ऐसी चीज मिली भी है, वो है इथेनॉल। लेकिन इथेनॉल जितनी आवश्यकता है उससे बहुत कम लेवल पे प्रोड्यूस होता है। मतलब अगर हमें आवश्यकता है 100 लीटर की, तो हम 3 लीटर प्रोड्यूस कर पाते हैं। इथेनॉल प्रोड्यूस करना बहुत ही टफ टास्क है। इसके लिए बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, और इस पर रिसर्च चल रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म हम ढूंढ ले जो हमको ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करके दे दे।
क्योंकि आप जानते हो इथेनॉल जो होता है, जिसे आप शुद्ध भाषा में शराब कहते हो, सो जो इथेनॉल है C2H5OH, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप समझते हो, जो इथेनॉल है उसका हर एक तरह के रिसर्च में उपयोग होता है। इथेनॉल मतलब रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप किसी भी रिसर्च का काम करोगे, कोई भी रिसर्च का काम करोगे, आपको हाथ ही साफ करना है, इथेनॉल की ज़रूरत है। आपको स्लाइड ही साफ करना है, इथेनॉल की ज़रूरत है। आपको कोई भी रिसर्च का काम करना है, 99% रिसर्च में आपको इथेनॉल की ज़रूरत है। और इथेनॉल उतना बनता ही नहीं है। आपको पता होगा इथेनॉल कैसे बनता है। इथेनॉल ईस्ट का जब हम फर्मेंटेशन करवाते हैं ईस्ट के साथ, तो जाके इथेनॉल बनता है। तो हम ईस्ट क्या, ईस्ट एक तरह की फंजाई है। तो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा जुटी हुई है, साइंटिस्ट इस पे बहुत ज़्यादा जुटे हुए हैं कि कोई ऐसी हम फंगस निकाल दे जो बहुत ज़्यादा इथेनॉल हमको बना के दे। ईस्ट जो है बहुत कम इथेनॉल बनाती है, केवल 13% इथेनॉल बना सकती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 100% या 90% तक इथेनॉल चाहिए। तो ऐसी कोई ईस्ट अभी तक नहीं खोजी जा पाई है। सो अगर आप ढूंढ लेते हो या कोई भी साइंटिस्ट ढूंढ लेता है तो उसको मतलब कॉपीराइट भी मिलता है इस चीज़ का, और काफ़ी जब उस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, आप कॉपीराइट ले रखे हो, तो आपके नाम पे मतलब बहुत ज़्यादा आपको फंडिंग मिलेगी। सो ये कॉपीराइट वाली बात बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन हम छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। कॉपीराइट वाला काम भी आप कर सकते हो। कोई भी नया चीज़ ढूंढते हो, उसका कॉपीराइट ले लो, तो जब भी कोई वैसा चीज़ प्रोड्यूस करेगा आपको उसके पैसे मिलते रहेंगे इनडायरेक्टली। ठीक है, फिलहाल हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे। तो सपोज कर लो अभी तक ईस्ट ही खोजा जा चुका है, लेकिन ईस्ट को आप बहुत ब्रॉड लेवल पे ग्रो करो। 13% दे रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा आप ईस्ट के टैंकर्स लगा दो, इतने ज़्यादा बायो टैंकर्स लगा दो जहाँ पे आपको इथेनॉल मिलता रहे, तो आप उसको सेल कर सकते हो। इथेनॉल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इथेनॉल सेल करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे फर्मेंटेशन टैंकर्स लगाने हैं, और उसके थ्रू जो आपका इथेनॉल प्रोडक्शन होगा उसे आप मार्केट में सेल कर सकते हो। आपको ये कैसे पता, क्योंकि आप साइंटिस्ट हो, तो आपके पास डिग्री है ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करने की, ये सब चीज़ें करने की आपके पास डिग्री, आपके पास लाइसेंस हो जाएगा। आप लाइसेंस बनवा सकते हो अपने डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप मतलब BSMS कर रहे हो या आगे चल के आप PhD कर रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट लोन भी प्रोवाइड करती है, आपको गवर्नमेंट फंडिंग भी प्रोवाइड करती है कि आप कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको फंडिंग मिलेगी, क्योंकि आप एजुकेटेड पर्सन हो। ठीक है, सो ऐसे केस में एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप जा सकते हो। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और लोग इस पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, सो एक बार इस बारे में आप सर्च करो, आपको काफ़ी कुछ इस बारे में जानने को मिलेगा। फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर एक टॉपिक पे मैं बहुत देर तक बात करूंगी। इस पे बात करने को हज़ारों चीज़ें हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, जो कि आप रिसर्च के बेस पे कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ छोटे छोटे बात करें। फिलहाल हम लोग हर टॉपिक पे छोटा छोटा सा डिस्कशन कर रहे हैं। सो ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बेस पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे, जो भी होते हैं उनके लिए आप अपियर कर सकते हो। आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। आइजर नाइजर के स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर आगे चल के PhD कर लेते हैं, तो PhD के बाद IITs में, NITs में उनको बहुत आसानी से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे जगह से पढ़ाई कर रखी है, तो जाहिर सी बात है उनकी नॉलेज अच्छी है, तो उनको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब की जॉब मिलने में काफ़ी आसानी होती है, उनका सिलेक्शन काफ़ी इजीली होता है। और उस पर अगर आप नेट JRF क्वालिफाई कर लेते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इतना, तो आपके लिए JRF बहुत टफ बात नहीं रह जाती है। सो अगर आप नेट JRF क्वालिफाई कर लेते हो तो 100% है कि आप प्रोफेसर के तौर पर जॉब कर सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में। आप अगर JRF क्वालिफाई कर रहे हो तो आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या आगे चल के प्रोफेसर की जॉब कर सकते हो। ठीक है, सो इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, इतनी सारी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ में कोई कमी नहीं है। बस एक चीज़ मायने रखती है कि आपका डेडिकेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप इस कोर्स में जा रहे हो, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। आप पहले खुद को पहचानो कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हो। आप जो करना चाहते हो उस हिसाब से अपने करियर का डिसाइड करो। आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार ये वीडियो देखो, मैंने इसमें बता रखा है कि फ्यूचर आपको कैसे डिसाइड करना है। लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, आप देख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कॉमेंट्स में मेंशन करिए, और अगर आपको एस्ट्रोनॉट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।